हेलो सभी को नमस्कार। आज अपने बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है महासागरीय धाराएं। तो सर्वप्रथम तो महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है? तो महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म धारा और तथा दूसरी ठंडी धारा, जिसको एक उष्ण और एक ठंडी धारा भी कहते हैं। नंबर एक गर्म जल धारा तथा दूसरी ठंडी जल धारा। ये दो प्रकार की होती है। और फिर एक और के महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है। तो महासागरीय जो धाराएं होती है उनकी उत्पत्ति के लिए पृथ्वी के कुछ उत्तरदायी कारक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, एक गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा घूर्णन है। इसके अलावा वायुदाब है, क्योंकि वायुदाब उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर पहुंचने चलेगी। वायुदाब एवं पवने हैं, वायुदाब एवं पवने। इसके अलावा वर्षा है, और इसके अलावा दाब है, ताप है, लवणता है, और हिमानियों का पिघलना, हिमानी का पिघलना, और इसके अलावा जो द्वीप होते हैं उनके तट रेखाएं इसको प्रभावित करती है। वर्षा प्रभावित करती है, और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो भी प्रभावित करती है। ऋतु के अनुसार भी हवाएं हैं वो हवाएं अपना रुख बदलती है, जिसके कारण भी धाराएं हैं वो प्रभावित होती है। और इसके अलावा महासागरों की तली या उसकी संरचना है वो भी जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। आज अपने शुरू करते हैं अंध महासागर की जलधाराएं। अंध महासागर की जलधाराएं। अंध महासागर की जलधारा। अटलांटिक ओशियन की जलधाराओं के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी अटलांटिक ओशियन के मानचित्र की। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर हो जाएगा नार्वे के तट, बाल्टिक सागर वाला भाग, और ये अफ्रीका, और ये भूमध्य सागर, ऊपर यूरोप, और ये वाला भाग अफ्रीका। इस भाग में से गुजरती है भूमध्य रेखा, या जिसको 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा, इसी को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन के नाम से। तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अंध महासागर, और नीचे वाला भूमध्य रेखा से नीचे वाला दक्षिणी अंध महासागर होगा। ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय जलधारा उत्पन्न होती है, जो ब्राजील के तटों से टकरा करके ऊपर की ओर चलती है। उत्तरी विषुवतीय रेखा है। यहाँ पर एक द्वीप आता है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा से टकराने के बाद यह जलधारा दो भागों में बंट जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास जो भी जलधारा उत्पन्न होगी वो हमेशा गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ताप ज्यादा रहता है। सूर्य है यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो यहाँ से जो भी जलधारा उत्पन्न होगी हमेशा गर्म होती है। क्यूबा के पूर्व में से जो जलधारा चलेगी उसका नाम है एंटिलिस की जलधारा, एंटिलिस जलधारा। और जो इधर से यानी मैक्सिको की खाड़ी से एक जलधारा चक्कर लगा के ऊपर की ओर जाएगी, उस जलधारा का नाम है केएनई की धारा। दोनों जलधाराएं गर्म हैं।
ये यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत के पास जाकर के वापस संयुक्त हो जाती है और यहाँ पर इस जलधारा को कहते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा, ये धारा भी एक गर्म जलधारा है। आगे बढ़ती है तो इस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ग्रीनलैंड एक द्वीप आता है। ग्रीनलैंड द्वीप आएगा। ग्रीनलैंड के पश्चिम में एक धारा नीचे आती है। यहाँ लेब्राडोर सागर है। लेब्राडोर के पास से एक जलधारा उत्पन्न होती है। ध्रुवीय क्षेत्र है, इस कारण यहाँ पर उच्च अक्षांशों पे जो भी जलधारा उत्पन्न होगी वो हमेशा ठंडी जलधारा होगी। लेब्राडोर के सागर से चलने वाली इस जलधारा को लेब्राडोर की धारा कहते हैं। लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा एक ठंडी जलधारा है। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम के अंदर ये लेब्राडोर धारा मिलती है और ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, यह भी एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पर ये तीनों जलधाराएं आपस में मिल करके मछली उत्पादन क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मछलियों के खाने के लिए प्लैंकटन अधिक पाया जाता है या ये जलधाराएं लेके आती है, जिसके कारण यहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की धारा है वो भी ठंडी धारा है, जो ग्रीनलैंड के पश्चिम में और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा पूर्व से चलती है। ये गल्फ स्ट्रीम है, ये फिर भी गर्म रहती है, लेकिन अपेक्षाकृत टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। आगे चलने के बाद यहाँ पर छोटे द्वीपों से ये टकरा करके धारा 3 भागों में बंट जाती है। एक उत्तर की ओर, एक नॉर्वे की ओर तथा एक वापिस भूमध्य रेखा की ओर चलती है। जो ऊपर की ओर चलती है इस धारा को इरमिंगर की धारा कहते हैं। इरमिंगर की धारा कहते हैं। जो सीधी नॉर्वे की ओर जाती है उसको नॉर्वे का गर्म कंबल या नॉर्वे की गर्म धारा के नाम से जानते हैं। इसको नॉर्वे की गर्म जल धारा या नॉर्वे का कंबल इसी धारा को कहते हैं। नीचे की ओर जो धारा चलती है उसको रेनिल जल धारा कहते हैं। रेनिल धारा या रेनिल जलधारा, ये तीनों ही गर्म जलधाराएं हैं। यही आगे की ओर बढ़ते हुए फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी से गुजरती है तथा कैनारी द्वीप के पास आकर के यहाँ पर महासागरों का स्थायी पवनों के द्वारा ऊपर का जल हटा दिया जाता है तथा नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जिसके कारण यह जलधारा है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि महासागर के ऊपर का गर्म पानी धाराओं द्वारा हटा दिया जाता है, जिसके कारण नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जिसके संपर्क में आने पर रेनिल जलधारा है उसकी प्रकृति ठंडी हो जाती है तथा यहाँ इसे कैनारी की ठंडी जलधारा कहते हैं। कैनारी की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे ये होती है। तो यहाँ पर कैनारी की जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है तथा यही धारा है वो आगे बढ़ते हुए वापिस उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। इस तरह है, अगर आपने देखें तो ये उत्तरी अंध महासागर की जलधाराएं हैं। ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो गर्म प्रवृत्ति की होती है, आगे बढ़ते हुए दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पर ब्राजील के तटों से टकरा करके ऊपर की ओर बहती है तथा एक धारा इसके नीचे की ओर जाती है। ऊपर की ओर बहती है, क्यूबा से टकरा करके दो धाराओं में बढ़ जाती है। एंटिलिस की धारा, केनी की धारा, दोनों गर्म धाराएं हैं। केनी की धारा है वो मैक्सिको की खाड़ी का चक्कर लगा के आती है तथा ये दोनों फ्लोरिडा के पास में संयुक्त हो जाती है। इसी को आगे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। आगे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा ग्रीनलैंड के पश्चिम से आके मिलती है तथा एक ग्रीनलैंड के पूर्व से ठंडी धारा आके मिलती है तथा यहाँ पर ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है, जो मछली उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। इससे आगे यह जलधारा 3 भागों में बढ़ जाती है। उत्तर की ओर जाने वाली इरमिंगर की धारा जो सीधी जाती है वो नॉर्वे की धारा तथा जो वापिस नीचे की ओर आती है या भूमध्य रेखा की ओर आती है उसको
रेनिल की धारा के नाम से जाना जाता है। यही आगे कैनारी की ठंडी धारा का रूप लेती है तथा ये वापस भूमध्य रेखा में आके भूमध्य रेखा के पास में उत्तरी विषुवतीय जलधारा के अंदर आके मिल जाती है। इस तरह ये घड़ी की सुई की दिशा में चलती हुई अपना एक चक्कर पूरा करती है और धारा का नाम उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। एक बार पुनः अपने इसकी धाराओं का देख लेते हैं, कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय जलधारा, विषुवतीय जलधारा गरम। एंटिलिस की धारा गरम है, ये भी। केएनई की धारा ये भी गरम। फ्लोरिडा धारा ये भी गरम। गल्फ स्ट्रीम ये भी गरम। और इसके बाद में इरमिंगर धारा ये भी गरम। और नॉर्वे धारा गरम। और रेनिल की धारा ये भी गरम होगी। ठंडी धाराओं की बात करें तो यहाँ पे लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और कैनारी की धारा, ये 3 धाराएं हैं जो ठंडी धाराएं। ऊपर वाली विषुवतीय रेखा विषुवतीय जलधारा उत्तरी विषुवतीय एंटिलिस की, केएनई की, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंगर, नॉर्वे, रेनिल धाराएं गर्म है और लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड और कैनारी की धारा ठंडी जलधाराएं हैं। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज की उत्तरी जो अंध महासागर है उसकी धाराएं हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में अपना चक्कर लगाती है। और महासागरों धाराओं की उत्पत्ति के लिए जो कारक हैं उसके अंदर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, घूर्णन बल है, वायुदाब है, पवने हैं, वाष्पीकरण है, वर्षा है, ताप है, दाब है, लवणता है, हिमानियों का पिघलना और धाराओं के रूपांतरित होने वाले कारकों में जैसे तटरेखा की आकृति है, ऋतु परिवर्तन है और महासागरों की तली है। इस तरह अंध महासागर, उत्तरी अंध महासागर की धाराएं पूरी होती है। अब अपने दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं देखते हैं। नीचे की ओर विषुवत रेखा के नीचे की ओर धारा चलती है जिसको दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। आगे ब्राजील के तटों से टकराने के बाद यह नीचे की ओर घूम जाती है जहां पर इसे ब्राजील की धारा कहते हैं, ब्राजील धारा कहते हैं। विषुवत रेखा के पास से चलती है इसलिए धारा की प्रकृति गर्म होती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसमें एक जलधारा आके मिलती है जिसको फाकलैंड की धारा कहते हैं, नाम है फाकलैंड धारा। फाकलैंड की धारा ये ठंडी प्रवृत्ति की होती है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप, ये धारा मिलने के बाद में आगे की ओर बढ़ती है जहाँ जिसे पश्चिमी पवन अपवाह के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी वायु अपवाह भी लिखा होता है, पश्चिमी अपवाह भी लिखा होता है। ये धारा आगे बढ़ती हुई यहाँ पर अफ्रीका के तटों से टकरा करके कुछ ऊपर की ओर चलती है जिसे यहाँ पर बेंगुला की धारा कहते हैं, जिसे बेंगुला की धारा कहते हैं। बेंगुला धारा ये भी ठंडी प्रकृति की है और ये पश्चिमी अपवाह ये भी ठंडी धारा है और ये वापस ऊपर की ओर बढ़ती है तथा वापस दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में जाकर के मिल जाती है। और इस तरह ये देखिए, ये जो है ये क्रम घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में चलता है। इसमें ज़्यादा धाराएं नहीं हैं। दक्षिणी अंध महासागर के अंदर जो धाराएं चलती हैं वो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आगे चलती हुई तटों से, दक्षिणी अमेरिका के तटों से टकरा करके ये दक्षिण की ओर चलती है जहाँ पर इसे ब्राजील की धारा कहते हैं। आगे बढ़ने पर इसमें फाकलैंड की धारा मिलती है और संयुक्त होकर के ये पश्चिमी अपवाह तंत्र में मिल जाती है जो एक ठंडी जलधारा है। अफ्रीका के तटों से टकरा करके इसका एक भाग ऊपर की ओर जाता है जिसे यहाँ पर बेंगुला की धारा कहते हैं। बेंगुला की धारा भी एक ठंडी जलधारा है जो आगे बढ़ती हुई वापस दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है।
और ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में अपना चक्कर पूरा करती है। इस तरह है अपने आज अंध महासागर की उत्तरी व दक्षिणी अंध महासागर के जलधाराओं का देखा, जिसमें गर्म और ठंडी जलधाराएं। अगर इसमें गर्म जलधाराएं देखें तो ब्राजील की धारा है, और ठंडी जलधाराएं देखें तो फाकलैंड की ठंडी जलधारा, फाकलैंड की ठंडी जलधारा और बेंगुला की ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा भी ठंडी जलधारा, और एक पश्चिमी पवन अफा, ये भी एक ठंडी जलधारा है। इस तरह जो अंध महासागर की जलधाराएं हैं वो अपने पूरी होती है। पहले मैं इसको आपको क्लास में भी ये सारा करवा चुका हूँ, बीए प्रथम वर्ष के अंदर ये आता है। थैंक यू।